नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक सफर प्राचीन भारत की उस दुनिया का, जहाँ के नियम, जहाँ की कहानियाँ और सामाजिक ढांचे, इन्हीं सब ने मिलकर एक पूरी सभ्यता की नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर प्राचीन भारत में समाज के नियम बने कैसे? और इसका जवाब पता है कहाँ है? ये उन सिद्धांतों में छिपा है, उन उसूलों में जिनसे पूरा समाज चलता था और जो समय के साथ बदलते भी गए। तो देखिए, प्राचीन भारतीय समाज कुछ बहुत ही खास लक्ष्यों और जिम्मेदारियों पर टिका हुआ था। यही वो चीजें थीं जो लोगों के जीवन के हर पहलू को एक दिशा देती थीं। ऐसा माना जाता था कि एक सार्थक जीवन के लिए इन 4 लक्ष्यों को साधना बहुत जरूरी है। पहला धर्म, यानी समाज के प्रति अपने कर्तव्य निभाना। फिर है अर्थ, यानी आर्थिक तौर पर मजबूत होना। तीसरा है काम, यानी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति। और आखिर में मोक्ष, जो कि जन्म मरण के चक्र से आज़ादी है। अच्छा, इन पर्सनल गोल्स के अलावा हर इंसान के ऊपर 3 तरह के कर्ज या कह लें कि कर्तव्य भी होते थे। इन्हें ऋण कहा जाता था। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। मतलब देवताओं, अपने गुरुओं और अपने पूर्वजों के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो। अब ये जो सारे सिद्धांत और मूल्य थे ना, ये सिर्फ किताबों के नियम नहीं थे, बल्कि इनको भारत की 2 सबसे महान कहानियों, हमारे महाकाव्यों में बड़ी खूबसूरती से पिरोया गया है। एक तरफ है रामायण, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने रचा और इसके अध्यायों को हम कांड के नाम से जानते हैं। और दूसरी तरफ है दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, जिसे वेद व्यास जी ने लिखा और इसके अध्यायों को पर्व कहा जाता है। वैसे महाभारत के लेखक का नाम याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। देखिए, व्यास का एक मतलब डायमीटर भी होता है, जो किसी भी सर्कल की सबसे लंबी लाइन होती है। और महाभारत, वो भी तो सबसे बड़ा युद्ध था। है ना बढ़िया तरीका याद रखने का? और एक बहुत ही दिलचस्प बात, जो प्रसिद्ध भगवद गीता है, वो कोई अलग से लिखी गई किताब नहीं है। वो असल में महाभारत का ही एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, जो इसके भीष्म पर्व नाम के अध्याय में आता है। चलिए, अब कहानियों से निकलकर सीधे इतिहास में चलते हैं। एक ऐसे दौर में जिसने समाज में एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखी। अगर हम टाइमलाइन पर देखें तो सिंधु घाटी जैसी एक बहुत ही एडवांस्ड शहरी सभ्यता जब खत्म होने लगी, उसके बाद भारत में एक नए दौर की शुरुआत हुई, जिसे हम वैदिक काल कहते हैं। और इन दोनों युगों में जमीन आसमान का फर्क था, सच में। जहां सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी जिसका पूरा आधार व्यापार था, वहीं वैदिक सभ्यता पूरी तरह से ग्रामीण थी। यहाँ की अर्थव्यवस्था खेती और पशुपालन पर टिकी थी, और गाय सबसे जरूरी पशु बन गई थी। तो जो सोर्स हमें मिलता है उसके मुताबिक इस नए युग को बसाने वाले आर्य थे, जो माना जाता है कि मध्य एशिया से आए और सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की धरती पर आकर बस गए। और जानते हैं, इसी दौर में उस सिस्टम की नींव पड़ी जिसका भारतीय समाज पर सबसे गहरा असर हुआ, जाति व्यवस्था। लेकिन रुकिए, इसकी शुरुआत वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसा हम आज इसे जानते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि शुरू में ये जो समाज का बंटवारा था, ये जन्म पर नहीं बल्कि काम पर, यानी किसी के पेशे पर आधारित था। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा एक जबरदस्त मोड़ आता है। देखिए, ऋग्वैदिक काल में व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, यानी आपके काम पर, फ्लेक्सिबल थी। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, सब कुछ बदल गया। अब सिस्टम कर्म पर नहीं बल्कि वंश पर आधारित हो गया, यानी जन्म पर। और ये बहुत बहुत ज्यादा कठोर बन गया। और पुरानी व्यवस्था कितनी फ्लेक्सिबल थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस दौर में एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण के लोग हो सकते थे। क्यों? क्योंकि हर कोई अपनी पसंद का काम करने के लिए आजाद था। इस बदलाव का नतीजा बहुत गहरा हुआ। इसका सीधा मतलब ये था कि अब किसी की सामाजिक पहचान उसके जन्म से तय हो गई, हमेशा के लिए। एक योद्धा का बेटा योद्धा ही कहलाएगा, और एक टीचर का बेटा टीचर, भले ही वो कोई और काम क्यों ना करे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो हजारों साल पुरानी बातें हैं, ये जो बदलाव हुए, क्या ये आज भी कोई मायने रखते हैं? तो हम इस विश्लेषण को यहीं पर एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जरा सोचिए, हजारों साल पहले हुआ ये बदलाव, ये जो शिफ्ट था, इसकी विरासत आज भी हमारे आज के समाज पर किस तरह से अपना असर डाल रही है।